हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों के सामने। और जो हम लोग अपना कवर कर रहे हैं वो है क्लास 12 की हिस्ट्री। और जो आज चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। सो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्लास 12 के लिए। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है ये चैप्टर। इस 12th के लिए ही नहीं बल्कि जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 12th के बाद भी देंगे, उसमें भी आपको ढेर सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। हर एक पेपर में इससे रिलेटेड ईयर क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे जाते हैं और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो फ्रेंड्स, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और मैं आप लोग को बहुत डिटेल में इसको बताने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोग ये समझ जाए और एक बार में ही आप लोग को समझ में ये चैप्टर आ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था 1857 का रिवोल्ट। तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि वहाँ से जो 1857 का रिवोल्ट था वहाँ से स्टार्ट हो गया था लड़ाई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। सो फ्रेंड्स, जैसे इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि उसके आगे क्या हुआ। तो हम लोगों ने वहाँ तक देखा था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे मतलब थोड़ा जीत लिया था, लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सहयोग दिया था और काफ़ी बलिदान भी हुए थे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई का आप लोगों ने देखा था। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी जी के ऊपर। In the history of nationalist in a single individual is often identified with the making of nation। स्वतंत्रता पाने के लिए जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग ग्रीन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। जहाँ यहाँ पे दिया हुआ है गैरीबाल्डी ने इटली को मेक करने में, इटली को इंडिपेंडेंस दिलाने में उनका काफ़ी ज़्यादा सहयोग था। वैसे ही जॉर्ज वाशिंगटन का अमेरिकन वॉर में, ऐसे ही हमारे यहाँ जो कॉलोनियल रूल चल रहा था, ब्रिटिश इंडिया का कॉलोनियल रूल, उसमें सबसे ज़्यादा जो भागीदारी मानी जाती है वो महात्मा गांधी जी के माने, जिन्हें फादर ऑफ नेशन, इंडियन नेशन भी कहा जाता है। मतलब वहाँ पे तो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, बट इन्होंने एक लीडरशिप दिखाई जिसके वजह से हम लोग को इंडिपेंडेंस मिली। तो गांधी जी वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड रिवर्ड लीडर हु पार्टिसिपेटेड इन फ्रीडम स्ट्रगल। तो उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया और वो काफ़ी अच्छी लीडरशिप करते थे। सो फ्रेंड, दिस चैप्टर एनालिसिस द गांधीजीज एक्टिविटीज़ इन द इंडियन ड्यूरिंग क्रूशियल पीरियड ऑफ 1915 टू 1948। मतलब 1915 से 1948 तक के जो टाइम पीरियड था उसमें गांधी जी ने क्या क्या एक्टिविटीज़ की, वो सब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इट एक्सप्लोर्स हिज इंटरेक्शन विद डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड द पॉपुलर स्ट्रगल दैट ही इंस्पायर्ड एंड लेड। और उनके स्ट्रगल्स देखेंगे, क्या इंडियन सोसाइटी में चेंजेस थे और क्या उन लोगों ने स्ट्रगल किया, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इट इंट्रोड्यूसेस स्टूडेंट टू डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज हिस्टोरियन यूज इन रिकंस्ट्रक्टिंग द करियर लीडर एंड द सोशल मूवमेंट दैट ही वॉज एसोसिएटेड विद। और काफ़ी सारे सोर्सेज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सो फ्रेंड्स, आप लोग ये फ़ोटो आप लोग अपने बुक में पहले देख लीजिए। ये एक फ़ोटो दी हुई है, ये है बैंक ऑफ साबरमती रिवर, साबरमती रिवर। सो ये इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं साबरमती रिवर है, जहाँ पे महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट मार्च किया था 1930 में। ये अभी इसके बारे में और आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पिक्चर देख सकते हैं आप लोग, आंदोलन। अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं। सो फ्रेंड्स, इन जनवरी 1915 में महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी इंडिया वापस आ गए थे। वो अपने होमलैंड वापस आ गए थे। इससे पहले वो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे। 2 डिकेड के बाद जब वो वापस आए तो उन्हें यहाँ काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले। जब वो वापस आए यहाँ पे 1915 में, उन्होंने मतलब कि 1915 में वो वापस आए थे। 1893 में वो साउथ अफ्रीका गए थे। इन दिनों जो इन दोनों टाइम पीरियड्स के बीच का जो समय है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए थे। ब्रिटिशर जो थे वो यहाँ पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके थे। सेकंड ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो ब्रांचेस थी मेजर सिटीज़ में और टाउन्स में हो गई थी। ऐसा नहीं है कि गांधी जी के आने के पहले कोई मूवमेंट नहीं चल रहे थे। स्वदेशी मूवमेंट हुआ था जो 1905 से 1907 तक चला था। इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, मिडिल क्लास लोग ने पार्ट लिया था। इस मूवमेंट के मेजर लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। सो फ्रेंड्स, और ये मूवमेंट जो था ये पंजाब में चल रहा था। इन तीनों लोगों को लाल बाल पाल कहा गया और ये लोग एक्सट्रीमिस्ट थे आप लोग। और गांधी जी
गोपाल कृष्ण गोखले को अपना मेंटोर मानते थे, अपना गुरु मानते थे। और इन्हीं की एडवाइस पे, मतलब कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा कि आप यहाँ पे जैसे काफ़ी सालों बाद आए हैं ट्रैवल करके, तो आपको ब्रिटिश लैंड जो मतलब ये इंडिया का है, आपको एक बार इंडिया का टूर मतलब देखना चाहिए आपको कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तभी आप यहाँ की चीज़ों को समझ पाएंगे, यहाँ के स्ट्रगल को, यहाँ लोग क्या सफ़र कर रहे हैं, इस चीज़ को आप समझ पाएंगे। तो गांधी जी ने फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस जो की वो थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो ओपनिंग थी वो 1916 में हुई थी, फरवरी 1916 में। फरवरी में जब ये इवेंट हो रहा था, इसमें वो सब लोग प्रेजेंट थे जिन लोगों ने डोनेशन दिया था। सारे कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे वो सब प्रेजेंट थे, और जिन लोगों ने डोनेशन दिया था बीएचयू को बनाने में, वो सभी लोग प्रेजेंट थे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सच एज एनी बेसेंट का नाम दिया हुआ लीडर्स में। तो ये लोग काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद थे। सारे कांग्रेस के लीडर भी प्रेजेंट थे। इन सब लोगों के सामने गांधी जी को अभी कोई जानता नहीं था। जब गांधी जी की बारी आई तो उन्होंने कहा कि अमीरों को लेबरिंग क्लास के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए। तो जैसे आप लोग फ़ोटो देख सकते हैं, ये बीएचयू की उस टाइम की फ़ोटो है। और उसके बाद क्या हुआ, एनुअल कांग्रेस की मीटिंग हुई लखनऊ में दिसंबर 1916 में। इस टाइम पे गांधी जी के पास एक किसान आए जो कि चंपारण बिहार से आए थे। उन्होंने कहा कि जो वहाँ के किसान हैं उनके साथ ब्रिटिशर बहुत ही हार्श ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहे हैं, स्पेशली जो इंडिगो पीजेंट्स हैं, मतलब जो नील की खेती करते हैं, उनके साथ। 1917 में चंपारण वे गए, गांधी जी चंपारण गए, और पीजेंट्स की ये मांग थी कि उन्हें फ्रीडम मिले और वो अपनी मर्ज़ी से अपने क्रॉप्स लगा सकें और उनके टैक्स जो हैं वो कम किए जाएं। इसके बाद वो 1918 में गांधी जी ने गुजरात, जो कि उनका अपना होमलैंड या होम स्टेट है, वहाँ से उन्होंने 2 मूवमेंट में इन्वॉल्वमेंट दिखाई। पहला तो था अहमदाबाद, जहाँ पर टेक्सटाइल मिल वर्कर चाहते थे कि उनकी सिचुएशन थोड़ी बेटर हो और उनकी वर्किंग कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। दूसरा था पेजेंट्स ऑफ खेड़ा, जिनकी फसलें ख़राब हो चुकी थी और वो लोग चाहते थे कि टैक्स में थोड़ा उन्हें छूट मिलनी चाहिए। अब 1914 से 1980 तक ग्रेट इस टाइम पर ब्रिटिशर हैड इंस्टीट्यूट सेंसरशिप ऑफ प्रेस एंड परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल। इसका मतलब अब जो भी छपेगा वो पहले ब्रिटिशर्स की मंजूरी से ही छपेगा, और दूसरा ये कि ब्रिटिशर्स ने परमिट कर दिया कि बिना ट्रायल के आप किसी को भी डिटेन कर सकते हो, उसको जेल में भी डाल सकते हो। अब कमेटी एक रिकमेंड की गई, आप लोग की बुक में यहाँ पे दिया हुआ है। देयर वॉज अ कमिटी विच वॉज रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी चेयर्ड बाई सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट द्वारा काफ़ी टफ डिसीजंस लिए गए। उनके क्लैन में अब गांधी जी ने पूरे कंट्री साइड में कंपेन करना उनके अगेंस्ट में शुरू कर दिया, और इसे रॉलेट एक्ट भी कहा गया। रॉलेट एक्ट भी इन्हीं के नाम से पड़ा। प्रोटेस्ट सबसे ज़्यादा पंजाब में हुआ। पंजाब के काफ़ी सारे लोगों ने ब्रिटिशर्स के साथ वॉर में पार्ट लिया था, जो वर्ल्ड वॉर हो रही थी उसमें पार्ट लिया था, तो उनको लगा था कि उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रॉलेट एक्ट मिला उसके बदले में। गांधी जी को डिटेन कर लिया गया, उन्हें पंजाब नहीं। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और इसी टाइम पे जलियांवाला बाग मैस्केयर हुआ। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में उस टाइम पे जब बैसाखी वहाँ पे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, वहाँ पर ब्रिटिशर्स जो ब्रिगेडियर जनरल डायर था उसने ट्रूप्स को आदेश दिया, उन पे लोगों पे, जो वहाँ पे लोग थे वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे, उनके पर गोली चलाने का उसने आदेश दिया। मोर देन 100 पीपल वेर किल्ड इन दैट इंसिडेंट। इस इवेंट के कारण लोगों में काफ़ी गुस्सा हो उठा। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह में इन लोगों ने पार्ट लिया, और यही वो इवेंट था जहां से गांधी जी एक ट्रू लीडर के तौर पर उभरे। गांधी जी ने कैंपेन किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे असहयोग आंदोलन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ब्रिटिशर्स का सहयोग ना करना, ब्रिटिशर्स के रूल को ना मानना, उनके स्कूल कॉलेजेस कोर्ट्स में ना जाना, टैक्स ना पे करना, ये सब नॉन कोऑपरेशन में आया। गांधी जी ने होप किया कि जो खिलाफत आंदोलन है, अगर वो असहयोग आंदोलन के साथ मिल जाए तो हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो जाएंगे, और जब वो लोग साथ में हो जाएंगे तो ये जो मूवमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। स्टूडेंट ने स्कूल और कॉलेज जाना बंद कर दिया, जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा रन कराए जाते थे उस टाइम पे, उन्हीं के द्वारा बनवाए गए थे। लॉयर्स ने कोर्ट जाना बंद कर दिया। फार्मर्स टैक्स पे करना बंद कर दिए थे। सारी स्ट्राइक्स भी वहाँ पर हुई। और 1922 पीजेंट्स चौरी चौरा एक इंसिडेंट हुआ। चौरी चौरा
इंसिडेंट एक वायलेंट इंसिडेंट था। इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया, मतलब कि उसे बंद कर दिया गया। मूवमेंट जो था उसमें मोर देन 10 to 20 पीपल्स को पुलिस ने चौकी के अंदर जिंदा जला दिया था। गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा इस चीज़ का। मार्च 1922 में गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। बाकी के जो लोग थे इस मूवमेंट में, जिन लोगों ने पार्ट लिया था, उनको भी जेल में डाल दिया गया और ये मूवमेंट यहीं पे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहीं पे एंड हो गया था। गांधी मार्च 1922 में जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, बाकी के जो लोग ने इस मूवमेंट में पार्ट लिया था उनको भी जेल में डाल दिया गया। अब हम लोग देखते हैं पीपल्स लीडर जो गांधी जी थे, वो काफ़ी सिंपल लाइफ अपनी जीते थे और जी सिंपल वाइट धोती पहनते थे और वो चरखा चलाते थे और लोगों को भी ये इनकरेज करते थे कि वो खादी का यूज़ करें। उनकी कोशिश रहती थी कि कास्ट सिस्टम जैसी चीज़ों को हटाया जाए, लोगों के अंदर यूनिटी लाई जाए। अब कांग्रेस की न्यू जो ब्रांचेस इस्टेब्लिश होने लगी थी, जिन्हें प्रजामंडल भी कहा गया, और गांधी जी ने लोगों को इनकरेज किया, आप अपनी मदर टंग में बात करें, इंग्लिश का यूज़ ना करें। गांधी जी को फरवरी 1929 में जेल से छोड़ दिया गया, क्योंकि महात्मा गांधी वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन इन फरवरी 1924 में जेल से उन्हें गांधी जी को छोड़ दिया गया, क्योंकि अब वो पूरे इंडिया में ये चाहते थे कि लोग खादी का यूज़ करें और अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया जाए। द सॉल्ट सत्याग्रह। सो फ्रेंड्स, सॉल्ट सत्याग्रह हुआ। ऑल इंडिया कैंपेन चल रही थी, जहाँ जो अपोज कर रहा था साइमन कमीशन को। वो अपोज इसलिए कर रहा था क्योंकि साइमन कमीशन जो बनी थी वो उसमें इंडियन की प्रॉब्लम देखने के लिए उसे बनाया गया था, लेकिन उसमें कोई भी इंडियन नहीं था। तो वो चाहते थे कि साइमन कमीशन सेटअप ना हो पाए, उसे वापस भेज दिया जाए। In December 1929, the Congress held its annual session in the city of Lahore. लाहौर सिटी में कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ और उसमें कई सारे महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए गए, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट के तौर पर। दूसरा, ये क्लेमेशन जारी हुआ, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज की यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की गई। और तीसरा ये था कि वहाँ पे लोग 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के तौर पर ऑब्ज़र्व किया गया। अलग अलग जगहों पर नेशनल फ्लैग को होस्ट किया गया। तो गांधी जी जैसे ही रिहा हुए उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे सोशल रिफॉर्म्स पे काम करना शुरू किया। अब उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि हम एक मार्च निकालेंगे जो कि डांडी मार्च होगा। तो डांडी ब्रेक द लॉ इन ब्रिटिश इंडिया विच गैव द स्टेट अ मोनोपोली इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि हर घर में यूज़ होता है, वेदर इट्स रिच एंड पुअर और हिंदू और मुस्लिम। नमक को आप कहीं पर भी बांट नहीं सकते। इससे ये कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभियान से मतलब जुड़ें, इस डांडी मार्च से जुड़ें और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हों। गांधी जी ने पहले पिक्चर देख सकते हैं डांडी मार्च के 1930 में लोग कैसे जुड़ रहे हैं और डांडी के लिए जा रहे हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन गांधी जी ने लॉर्ड इरविन, जो उस टाइम के वाइसराय थे, लॉर्ड इरविन को दे दिया था, लेकिन उन्हें इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। उस टाइम पे उन्हें लगा कि लोग इसमें पार्ट नहीं लेंगे और ये मूवमेंट में ये लोग पार्ट नहीं लेंगे। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से शुरू किया सॉल्ट मार्च और 3 हफ्ते लगे उन्हें अपनी डेस्टिनेशन यानी समुद्र के किनारे तक पहुंचने में। उन्होंने एक हाथ पानी में डाला और एक हाथ में मुट्ठी में नमक निकाला और इस तरह से उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। अलग अलग जगहों पर मार्च निकाले गए। सॉल्ट मार्च 3 रीज़न की वजह से काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। गांधी जी को इस मूवमेंट से वर्ल्ड वाइड अटेंशन चाहिए थी, मतलब कि वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिले उन्हें इस मूवमेंट से। वो ये चाहते थे कि लोगों का ध्यान हमारी तरफ आए और इस तरह यूरोपियन एंड अमेरिकन प्रेस ने इसे कवर भी किया। दूसरा ये कि इसकी महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर पार्ट लिया। और तीसरा ये था कि सॉल्ट मार्च से ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ हुआ कि अगर वो यहाँ रहना चाहते हैं तो इंडिया में, तो उन्हें कुछ पावर तो इंडियन को देनी पड़ेगी। तो ब्रिटिश राज अगर ये पावर्स नहीं देंगे तो ये ब्रिटिश राज ख़त्म हो जाएगा। तो ये था सॉल्ट लॉ के बारे में। अब हम लोग
इस वीडियो में यहाँ तक। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।